जो 15 से 20 दिन बाद जो शरीर समस्या का पिछली बार ऐसे आई थी, तो आफलन की समस्या से कैसे बच सकते हैं। हालांकि वो तो प्रारंभ से ही अपन को ध्यान रखना पड़ता है उस चीज का, लेकिन अभी अभी के केस में कैसे कर सकते हैं वो जानकारी मिलेगी। दूसरा, जिस तरह से मौसम अभी बारिश हो रही है, तो उससे उसके बाद कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है, तो उस पर भी चर्चा होगी। तो जहाँ तक है, जो भी फील्ड में जो भी गतिविधि चल रही है, तो जो टीम के साथी हैं वो अपने समस्याओं को रखें, तो जो किसान भाई हैं वो भी अपने मतलब जो समय समय पर वो मैसेज के माध्यम से पूछते हैं, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारे साथ डॉक्टर शर्मा सर और डॉक्टर जोशी सर हैं, और तो हम यहाँ पर अपने समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा जो जो कृषि वीकली चौपाल है, ये इस खरीफ सीजन का 6वां सेशन है, और इसमें हम लोग आफलन की समस्या एवं समन्वित कीट प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। तो सभी का स्वागत है, और मैं डॉक्टर शर्मा सर को अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे। ठीक है, धन्यवाद अनिल जी, और सभी साथियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे बहुत बहुत बधाइयाँ। और आने वाले दिनों में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी सभी लोगों को शुभकामनाएं। और साथियों, जैसा कि अभी हम आमतौर पे किसानों से भी फीडबैक मिलता है, और हमारे भी कुछ सूत्र होते हैं, तो उनसे पता चल रहा है कि अभी आमतौर पे सोयाबीन की फसल ठीक है, और कई जगह तो फूल आ चुके हैं, फलियां बन चुकी हैं, कई जगह अभी फूल आ रहे हैं, कई जगह अभी फूल आने वाले हैं। तो तीनों तरह की स्थितियां दिख रही हैं। तो जहां पे फूल आ चुके हैं, फलियां बन गई हैं, वहां पे तो अब ज्यादा दिक्कत की कोई गुंजाइश है नहीं। लेकिन जहां पे अभी फूल आ रहे हैं, चल रहे हैं, या अभी फूल आने वाले हैं, ऐसी फसल को उसको थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा अभी। क्योंकि ये जो अफलन है, मैंने पहले भी बताया था कि किसी वजह से, विशेष रूप से कीड़ों की वजह से, अगर फूल नष्ट हो जाते हैं तो वो अफलन की स्थिति पैदा करते हैं। मैंने छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है, उसमें कई चीजें रिपीटेड हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ अभी। शायद पहले वाली समस्या है, मेरे को दूसरे मोड से करना पड़ेगा। ओके, दिख रहा है? यस सर। तो देखिए, जैसे कि शीर्षक ही इसका सोयाबीन में अफलन एवं कीट प्रबंधन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेजर जो कारण है इसका अफलन का, वो है कि कीड़े जो है, वो इल्लियां विशेष रूप से, वो फूल को खा जाती हैं। ये आप छोटा सा एक वीडियो देखिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि चाहे वो तंबाकू की इल्ली हो, चाहे सेमीलूपर हो, जब फूल लगते होते हैं तो पत्तियों को छोड़ के वो फूल खाना ज्यादा पसंद करती हैं। और जब एक बार फूल खत्म हो जाते हैं तो उसी की वजह से एक अफलन की स्थिति निर्मित होती है। तो अभी जहाँ पे फूल लगे हैं या जहाँ लगने वाले हैं, उन किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं फूल पे किसी भी प्रकार की इल्ली का आक्रमण न हो, है ना। अगर अफलन होता है, इल्लियां सारे फूलों को खा जाती हैं, तो आपको बाद में इस तरह के पौधे दिखाई देंगे। ये जहाँ पे फूल लगे थे आपके, वहां पे फिर कुछ दिनों बाद, 10-15 दिनों बाद में, एक ही गुच्छे में 15-15, 20-20 कलियां आती हैं। ये
इन 15-20 कलियों में से मुश्किल से 1 या 2 कली में फूल बनता है, उनमें से कुछ फली बन जाती है। मतलब ये कि अगर आप एक पौधे में सामान्य तौर पे 20 से 25 फलियां अगर आप उम्मीद करते हैं, तो अपफलन के बाद में उसमें मुश्किल से 7, 8 या 10 फलियां आपको दिखाई देंगी। ये बात जरूर है कि उन फलियों में दाना थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन निश्चित ही उत्पादन में गिरावट आती है। तो ये स्थिति निर्मित ना होने दें ऐसे किसान भाई जहाँ पे कि जिन्होंने देर से फसल लगाई है सोयाबीन की और अभी फूल नहीं आए हैं, या जिन किसान भाइयों के यहाँ पे फूल आ चुके हैं, कोई भी वैरायटी हो। हमने पहले भी कहा था कि अपफलन आना या कीड़ों का आना हम बहुत पहले से उसका आकलन नहीं कर सकते, उसका आइडिया नहीं लगा सकते कि कीड़ा आने ही वाला है। माइक बंद कर लें कृपया। ठीक है, तो उसके लिए हमें पिछली बार भी हमने बताया था कि एक सुरक्षात्मक उपाय हमको अपनाने चाहिए कि पहले से ही हम कुछ ऐसे कीटनाशकों का उपयोग कर लें जो कि फूल के समय आने वाली इल्लियों का नियंत्रण कर सकें। तो इसके लिए कुछ कीटनाशक हमने बताए थे आप लोगों को, जैसे क्लोरेंट्रानिलिप्रोल है, इंडोक्साकार्ब है या क्विनाल्फास है। इनको आप जो खड़ी फसल में खरपतवार नाशक डालते हैं उनके साथ मिला के डाल सकते हैं। विशेष रूप से इमेज़ाथापायर जो परस्यूट के नाम से आता है, या कुजालाफॉप इथाइल जो टर्गा सुपर के नाम से आता है, इनके साथ अगर मिला के डाल देंगे तो फूल आने के समय जो भी इल्लियां आक्रमण करेंगी उनको ये नष्ट करेंगे। इसमें से सबसे अच्छा, सबसे लंबे समय तक असर देने वाला कीटनाशक है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जो कोराजन के नाम से आता है, कॉस्को के नाम से आता है, कवर के नाम से आता है। इनका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप खरपतवार नाशक के साथ में ये कीटनाशक डालना चूक गए हैं या किसी वजह से नहीं डाल पाए और आपकी फसल में अब फूल आने वाले हैं या फूल आ चुके हैं, तो एक तो पहली बात आप ये करें कि अपने खेतों के अंदर जाके पौधों को अच्छे तरह से हिला के देखें, झाड़ को हिला के देखें और जमीन पे देखें कोई इल्लियां तो नहीं गिर रही उसमें। क्योंकि कई बार क्या होता है, छोटी छोटी इल्लियां जब होती हैं तो वो पत्ती के ऊपर तो वैसे भी नहीं आती हैं, वो अंदर ही अंदर रह के कलियों को खाती है या फूलों को, क्योंकि नरम नरम रहते हैं ये सब, उनको खाने लगती हैं। तो ऊपर से पत्ती आपको बिल्कुल स्वस्थ दिखेगी, अच्छी दिखेगी, आपको लगेगा कि हमारी फसल बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इल्लियां अपना काम करती रहती हैं। तो सबसे पहले ये कर लें कि खेत में 4-6 जगह जाकर देखें कि इल्लियां तो नहीं लगी हैं। इल्लियां अगर लग रही हैं तो तुरंत उसमें क्लोरेंट्रानिलिप्रोल डाल दें, जिसमें कि अभी फूल नहीं आए हैं। जिनमें फूल आ गए हैं और इल्लियां आ चुकी हैं, वहां पे आप क्विनाल्फास डाल सकते हैं, प्रोफेनोफॉस डाल सकते हैं, मतलब कोई भी इल्ली मारने की दवाई जो भी आपको अभी फिलहाल सस्ती पड़े, क्योंकि छोटी इल्लियां हैं, आपके हल्के कीटनाशक से भी मर जाएंगी वो। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने में आया है कि चने की इल्ली भी सोयाबीन की फसल में दिखने लगी है। चने की इल्ली भले ही छोटी हो, लेकिन वो हल्की दवाई से नहीं मरती है। ये आप लोग चीज ध्यान में रखें। अगर आपने क्लोरेंट्रानिलिप्रोल या कोराजन पहले से डाल रखा है फूल आने से पहले, तो निश्चित रूप से वो मरेंगी। नहीं तो फूल आने के बाद में उनके लिए हमको स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़ती। ये सारे हम अभी विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अपफलन की स्थिति ना आने दें। किसान भाइयों, मेरे को कहते हुए दुख होगा कि अगर अपफलन की स्थिति आती है तो इसका मतलब किसान भाई ने अपनी फसल की देखरेख अच्छे से नहीं की है, कहीं ना कहीं उससे चूक हो गई है। ये चीज बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर होनी चाहिए आप लोगों के स्तर पे। इसको बिल्कुल भी आप लोग बहुत ही ज्यादा इसको गंभीरता से लें और फूल आने के समय अपनी फसल को सुरक्षित रखें,
क्योंकि फूल ही है जिससे कि आगे आपको फलियां मिलती हैं, जिससे कि आपको आगे आके उत्पादन मिलता है, दाने मिलते हैं। फूल नहीं तो उपज नहीं, सीधी सी। कीड़ों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, अभी कौन कौन से कीड़े आ रहे हैं या आने की संभावना है। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे की फसल छोटी है वहां पे हो सकता है किसान भाइयों को लगेगा कि सोयाबीन के कुछ पत्ते काटे हुए हैं या कहीं कहीं इल्लियां दिख रही हैं। ये आपके जो पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं, इल्लियां होती हैं, चाहे तंबाकू की इल्ली हो, चाहे वो चने की इल्ली हो, चाहे वो सेमी लूपर हो, शुरुआत में ऐसे छोटे छोटे छेद बना के खाती हैं और आपको 8-10 कदम चलेंगे तो 2-3 इल्लियां दिख जाएंगी। ये उनकी पहली पीढ़ी की इल्लियां होती हैं। अगर इस स्थिति में उसको आपने कंट्रोल कर लिया है, चाहे तो कोराजन डाल के या कोई दूसरा कीटनाशक डाल के, तो ठीक है, इससे दूसरी पीढ़ी नहीं पनप पाएगी। और अगर आपने इस समय चूक गए, पहली पीढ़ी को पनपने दिया, तो इसमें से ये इल्लियां अपना जीवन चक्र पूरा करेंगी, इसका प्यूपा बनेगा, प्यूपा में से पतंगे निकलेंगे और पतंगे फिर अंडे देंगे। और वो जो दूसरी पीढ़ी आएगी आपके खेत में, आपके सोयाबीन में, वो बहुत ज्यादा विस्तृत रूप की होगी, उसका आकार बहुत बड़ा होगा, कई अंडे देंगी, कई इल्लियां निकलेंगी और उसकी खाने की गति भी बहुत तेज होगी। अगर आपने छोड़ दिया, आपसे चूक हो गई पहली पीढ़ी को कंट्रोल करने के लिए, तो खेत की हालत ऐसी हो सकती है। देख रहे हैं आप, कितनी ज्यादा तादाद में पत्तियों को नुकसान कर दिया है। और पत्तियों का जितना हरा हरा भाग खत्म हो जाएगा, पत्तियों में खाना बनाने की क्षमता पौधों में कम हो जाएगी। क्लोरोफिल होता है जिसके माध्यम से पौधे खाना बनाते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके यहाँ इस खेत में कुछ फलियां लगेंगी तो उसमें दाने बहुत ही बारीक बारीक रह जाएंगे, मूंग मसूर जैसे दाने रह जाएंगे उसके, क्योंकि खाना ही नहीं बन पाएगा। तो ऐसी स्थिति कृपया न आने दें, इसके पहले ही अपने कंट्रोल के इंतजाम पूरे कर लेने चाहिए। इस बार देखने में आया हमको कि जो सलाह हमारे सॉलिडराइट रिसोर्स सेंटर की तरफ से जारी की जाती है, उसमें पहले भी लिखा था कि ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको कौन कौन से कीटनाशक डालने। और मुझे जो किसानों से चर्चा करके पता चला है, जिन किसान भाइयों ने उसका पालन किया है, उनकी फसल अभी बहुत सुरक्षित है। इक्का दुक्का इल्लियां दिख रही हैं कहीं कहीं, लेकिन उनसे चिंता की बात अब नहीं है, क्योंकि अब उनकी फसल बड़ी हो गई है और फलियां ने पूरा आकार ले लिया है। लेकिन किसान खुद बताते हैं कि सर, हमारे पड़ोस वाले किसान ने ये नहीं किया था, कोराजन नहीं डाला था, तो उसके वहां पे नुकसान ज्यादा हुआ, ज्यादा इल्लियां आई हैं। तो ये जो चीजें बताई जाती हैं आपको, चाहे इस ट्रेनिंग के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से या एडवाइजरी के माध्यम से, तो इसका कृपया इसको गंभीरता से सुने, इसका अनुपालन करें, तो निश्चित ही आप लोगों को फायदा होगा। अभी अब ये कीड़ा आने वाला है, जैसे ही फूल खत्म होंगे, फलियां बनना शुरू हो जाएंगी, तो ये तंबाकू की इल्ली, कहीं कहीं पे ये काम्बिया कीट भी आ सकता है। ज्यादातर तो ये काम्बिया कीट जो है हमारे जो झाबुआ वाला इलाका है वहां पे देखा जाता है, और मध्य प्रदेश में यहाँ पे भी, दूसरी जगह भी कहीं कहीं कभी कभी देखते हैं। लेकिन ये तंबाकू की इल्ली तो हर साल आती है और इसका जीवन चक्र आपको पता होना चाहिए। ये जो तंबाकू की इल्ली है, इसका जो पतंगा होता है, उसके मादा पतंगा पत्ती की निचली सतह पे 300-400 की संख्या में झुंड में अंडे देता है, और उन झुंड में से जब इल्लियां निकलती हैं तो एक ही पत्ती पे रहती हैं, उसका पूरा पूरा क्लोरोफिल खा जाती हैं और फिर एक पत्ती को छोड़ के उसी पौधे के दूसरी पत्ती पे जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपको खेत की निगरानी करना बहुत जरूरी है। हर 2-3 दिन में कम से कम अंदर घुस घुस के खेतों को देखें और इस तरह की पत्तियों को या ऐसे पौधों को आप खेत में से निकाल के बाहर करें। एक पौधा आपने निकाल लिया तो ये 300-400 जो इल्लियां बैठी हैं वो एक झटके में बाहर हो जाएंगी। और आपने अपने पूरे खेत में से इस तरह का कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि ये तंबाकू की इल्ली के लिए कोई आपको दवाई डालने की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं हुआ, ये पौधा ऐसा पूरा सफेद हो गया, पूरा क्लोरोफिल खा गई, फिर धीरे धीरे इल्लियां बड़ी भी होती जाती हैं
और दूसरे पौधे पे खेत में फैलने लगती हैं और फिर आपको ये इस तरह की स्थिति दिखती है। ये जो हो गया है, खेत ऐसा हो गया है, अब इसमें उत्पादन की कल्पना आप नहीं कर सकते। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका, इसको आप इसी स्टेज पे रोक लें। इसमें सिर्फ आपकी निगरानी की जरूरत है, उसमें खेत में घूमने की जरूरत है। दवाई के लिए भी अभी नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ आपकी थोड़ी सी मेहनत लगती है। गर्डल बीटल के लिए भी ऐसा है, इसका भी जीवन चक्र आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इसका जो एडल्ट है, वयस्क है, इसकी मादा रिंग बनाती है, रिंग के बीच में अंडा दे देती है। रिंग बनने के कारण जो जैसे ऊपर की तरफ पानी और पोषक तत्व जाना रुक जाता है, उसकी वजह से ये पत्ती मुरझाकर झूल जाती है और धीरे धीरे फिर ऐसी सूखने लगती है। तो अगर आप खेत में अंदर अंदर घुस के देख रहे हैं अपनी फसल को, तो इस तरह आपको बिल्कुल आसानी से दिख जाएंगे। ये तो कम से कम आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। तो अगर किसान भाई जिनके पास में कम जमीन है, वो घूमते घूमते इस तरह के में डाल के बाहर खेत के बाहर ले जाके गाड़ देंगे, तो गर्डल बीटल के लिए दवाई डालने की आवश्यकता कम पड़ेगी, गर्डल बीटल से नुकसान नहीं होगा। और अगर ये नहीं कर पाए और इल्ली एक बार तने में घुस गई, तो फिर ये पूरे तने को इस तरह से खोखला कर देती है। इल्ली भी बढ़ जाती है और पूरे तने को खोखला कर देती है। और जब आपकी फसल में फलियां वलियां अच्छी लग जाती हैं, तो ये तने को नीचे से काट के गिरा देती हैं। जितनी भी इल्लियां ये गिरे हुए हिस्से में लगी है, जितनी भी फलियां आप ये गिरे हुए हिस्से में लगी हैं, सब ये आपके हाथ से चली जाती हैं। और ये जो नीचे हिस्सा लगा हुआ है, जमीन के साथ जुड़ा हुआ है हिस्सा, उसमें फिर से एक छोटा भाग काटती है और वो तने के टुकड़े में, छोटे से टुकड़े में, या तो जमीन के अंदर चली जाती है। जब आप अगली बार अपनी अगली खेती की तैयारी करते रहते हैं, रबी की खेती के लिए तैयारी करते हैं, कल्टीवेटर चलता है, तो मिट्टी के साथ नीचे चली जाती है। अगर ये पौधे के साथ में कट के खलिहान में भी चली जाए, थ्रेशर में भी चली जाए, वहां पर भी ये सुरक्षित रहती है, इसको कुछ नुकसान नहीं होता है। अगर ये खेत में के अंदर है, जमीन के अंदर है, तो अगले साल तक वैसी ही इल्ली के रूप में पड़ी रहेगी। एक स्लाइड में लगाना यहाँ पे भूल गया, बताता मैं उसमें कि इल्ली न तो पूरी तरह से इल्ली रहती है, न उसका प्यूपा बना रहता है, बीच की अवस्था रहती है, जिसको हम बोलते हैं प्री प्यूपा। तो अगले साल तक प्री प्यूपा की अवस्था में रहेगा। जब अगले साल बरसात के मौसम में थोड़ा पानी गिरेगा, 3-4 इंच पानी गिरेगा, तो वो इल्ली से पिएगा और वो उस टुकड़े से बाहर आ जाएगा और फिर से अपने जीवन चक्र शुरू करेगा। तो सबसे बड़ा इसका नुकसान ये होता है कि ये फलियां जो गिर जाती हैं आपके हाथ से चली जाती हैं, और एक बार तने के अंदर चला गया तो यहाँ पे कीटनाशक के माध्यम से इतनी बड़ी इल्ली को, गर्डल बीटल की, मारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी इल्ली को भी आप तभी मार सकते हैं जब वो इस पत्ती की डंठल में है ना। ये अंडा देने के बाद में अंडे में से 4-5 दिन में छोटी सी इल्ली निकलती है, जो इस डंठल के अंदर अंदर रह के इसको खाती रहती है। तो बड़े किसान अगर देख रहे हैं कि इस तरह की पत्तियां हो रही हैं, या तो मुरझा रही हैं या पीली हो रही हैं, तो वो तुरंत इसके ऊपर कीटनाशक का छिड़काव करें, ताकि ये जो कोमल कोमल सी इसकी डंठल है पत्ती की, वहां तक कीटनाशक पहुंचना फिर भी संभव रहता है। लेकिन ये जब तने की जो कोशिकाएं हैं बहुत कड़क हो जाती हैं, तना भी हार्ड हो जाता है, वहां तक कीटनाशक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है भाइयों कि कीट नियंत्रण का एक मूल मंत्र जो है, वो समय रहते हुए, समय से उचित समय पर उचित कीटनाशक से प्रबंधन करेंगे तो इसमें विजय हमारी होगी। अगर ये 2-3 जो मैंने उचित 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 बोले, सही समय पे सही कीटनाशक से सही कीड़े के लिए, तो ये इनमें बहुत सार है, इनमें बहुत मतलब है। इनको आप ध्यान देंगे और इसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो निश्चित ही कीट प्रकोप बहुत कम होगा, कीटों से होने वाली हानि बहुत कम होगी।
और कुछ चीजें हैं, देखिए मैंने जैसे आपको भी बताया था कि इल्लियों की छोटी अवस्था पे सबसे अच्छा असर होता है, चाहे वो जैविक कीटनाशक डालें चाहे रासायनिक कीटनाशक डालें। अब कई बार ये होता है कि जैसे अभी भी देखने में आया है पिछले कुछ 4-5 दिनों से इंदौर और इसके आसपास के इलाकों में बड़ी रिमझिम बारिश दिन भर चलती रही, रात भर चलती रही, खेत गीले हैं, ऐसे में ना तो ट्रैक्टर जा सकता है, खुद भी घुसने के लिए मुश्किल होती है, तो छिड़काव नहीं कर पाते किसान, और वो छोटी छोटी इल्लियां शुरू हो जाती है। तो छोटी इल्लियों का आक्रमण शुरू हो गया है, इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना है, हमें उनके पतंगे उनके हमारे खेत में कब आ रहे हैं, उनकी तितलियां कब आ रही हैं, उनके वयस्क कब आ रहे हैं, ये जानना जरूरी है। तो सौभाग्य से सोयाबीन में लगने वाले दो प्रमुख कीट, तंबाकू की इल्ली जो मैंने अभी बताई थी आपको, और एक चने की इल्ली, इन दोनों के लिए ये फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध है। ट्रैप तो खैर पूरा कहलाता है, फेरोमोन जो है एक गंध होती है जिसकी की आकर्षित होकर जो नर पतंगे हैं वो सारे इस फेरोमोन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इसमें पॉलिथीन में जमा होने लगते हैं। और हमने ये देखा है कि सही क्वालिटी का अगर फेरोमोन लगाया गया है तो उसमें एक एक दिन में यहाँ पे 200-200, 250-250 पतंगे आ जाते हैं। जितने नर पतंगे यहाँ पे आ गए वो मादा के साथ में उनका मिलन नहीं हो पाएगा, और मादा अंडे, मतलब जिसमें से इल्लियां निकलने वाली हो अंडे, ऐसे नहीं दे पाएंगी। अंडे तो देंगी वो, लेकिन उन अंडों में से इल्लियां नहीं निकलेंगी अगर उनका मिलन नहीं होता है। तो ये बहुत ही सस्ती चीज है। जो साथी सॉलिडराइट से जुड़े हुए हैं और जिनके पास में स्मार्ट एग्री के प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने देखा होगा कि आई स्काउट नाम का एक फेरोमोन ट्रैप लगा हुआ है। उसमें दो चीजें हैं, एक तो फेरोमोन भी है और एक येलो स्टिकी ट्रैप भी है। वो दो तरीके से काम करता है, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास में वो नहीं है वो इस तरह का फेरोमोन ट्रैप ले सकते हैं। इसमें दो सावधानियां मैं आपको बताऊंगा। एक तो फेरोमोन की जो कैप्सूल होता है, जो ल्योर बोलते हैं हम उसको उसकी पन्नी में से, उसके पाउच में से निकालने के लिए आप किसी साफ कपड़े या साफ रुई का इस्तेमाल करें। हाथ से उसको कभी ना पकड़ें, मतलब खुले हाथ से कभी ना पकड़ो उसको। आपकी पसंद की पसीने की गंध से ही उसका फेरोमोन का असर खत्म हो जाएगा। और उसको सावधानी से निकाल के यहाँ पे उसके लगाने की जगह होती है वहां पे लगा दें। दूसरी सावधानी ये बरतें कि इसमें नीचे बरसात का पानी इकट्ठा ना होने दें। आसपास से बरसात का पानी जाता है, इकट्ठा होता रहता है, अगर लीटर आधा लीटर पानी इकट्ठा हो गया तो ये पूरी पन्नी गिर जाएगी, तो आपके पतंगे यहाँ आएंगे भी और यहाँ से निकल के बाहर फिर से घूमने लगेंगे। तो इसमें पानी इकट्ठा ना हो इसके लिए इसमें बारीक बारीक छेद कर दें आलपिन से, पानी नहीं रुकेगा यहाँ पे। तो दो सावधानी लगाएं करें आप, और आप देखें तंबाकू की इल्ली और चने की इल्ली बहुत मात्रा में उसके पतंगे यहाँ पे आते हैं, और बहुत हद तक आपकी फसल को इन कीड़ों से सुरक्षा मिलती है। ये कुल खर्चा इसमें मुश्किल से 55 या 60 रुपए का होता है, और अगर जितने ज्यादा आप खेत में लगाएंगे 10, 12, 15, 20, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर एक दो भी लगा देंगे तो कम से कम आपको अंदाज हो जाएगा कि हमारी खेत में ये तंबाकू की इल्ली और चने की इल्ली का प्रकोप शुरू होने वाला है, क्योंकि उनके पतंगे यहाँ आने वाले हैं, दिख रहे हैं आपको। तो जब ये थैली में आपको पतंगे दिखना शुरू हो गए, उसके 4-5 दिन 6 दिन के अंदर अंदर आपको दवाई का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उस समय तक जो मादाएं बाहर घूम रही है जिनसे कि नर पतंगों का मिलन हो चुका है, वो तो फर्टिलाइज्ड अंडे देंगी, उनमें से इल्लियां निकलेंगी और वो इल्लियां आपकी फसल को नुकसान करेंगी। फूल के समय है तो फूल को नुकसान करेंगी। इसका उपयोग आप करें, और चने की फसल में भी इसका बहुत अच्छा काम है, चने की इल्ली के लिए काम में आता है वो। अब ये समय आ गया है जब आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि अभी जो फसल देर से लगी है, जिसमें फूल आ रहे हैं या फूल आने वाले हैं, उनमें अभी टाइम है, 10-12 दिन बाद लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे फलियां आ चुकी हैं, फलियों में दाना भरना शुरू हो गया है, वहां पे तो इस तरह की खूंटियां जल्दी से जल्दी लगा लें।
ये खूंटी आप नहीं बना पाए, बांस की है, ये बड़ी सिंपल सी टी के आकार की। ये अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो बबूल की सूखी झाड़ियां लगा दें, जिसमें 4-5 टहनियां हो सूखी, तो उस पे चिड़िया आके बैठेंगी और वो जो पतंगे उड़ रहे हैं आपके खेत में उनको भी खाएंगी, प्लस ये जो इल्लियां अगर कुछ यहाँ पे आपकी फसल पे हैं उनको भी खाएंगी। और ये ऐसी सुविधा उनको चिड़ियाओं को देने से उनकी क्षमता 20% तक बढ़ जाती है। आमतौर पे इल्ली एक घंटे में, आमतौर पर जो चिड़िया हैं 1 घंटे में 40-50 इल्लियां खाती हैं। अगर उनको ये व्यवस्था खेत में मिल जाती है तो उनकी क्षमता और 20% बढ़ जाती है। इसमें कुछ खर्चा नहीं है, थोड़ी सी आपकी मेहनत होती है। अब हम बात करेंगे जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनका इस्तेमाल भी करना जरूरी हो जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि एक लंबे समय तक हम कोई कीटनाशक का उपयोग नहीं कर पाते हैं मौसम के चलते, और फिर अचानक देखते हैं कि हमारी खेत में बहुत सारी इल्लियां लग गई हैं, नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है। एक चीज किसान भाइयों को सभी को मैं यहाँ से बहुत जोर दे के बोलना चाहूंगा कि कृपया करके जो सोयाबीन के लिए अनुमोदित कीटनाशक है उन्हीं का प्रयोग कीजिए। अभी भी कई बार मेरे को सुनने को आता है कि किसान भाई प्रोफेनोफास के साथ में साइपरमेथ्रिन मिला के पहला ही स्प्रे किए दे रहे हैं, या साइपरमेथ्रिन का पहला ही स्प्रे किए दे रहे हैं। साइपरमेथ्रिन तो हम सोयाबीन के लिए अनुमोदित करते ही नहीं है। सोयाबीन के लिए भी कम से कम 20-25 कीटनाशक हैं जिनका कि आप अलग अलग स्थिति के लिए, अलग अलग कीड़ों के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। तो क्यों ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करना जो कि सोयाबीन के लिए भारत सरकार या कोई रिसर्च सेंटर अनुमोदित नहीं करता है। ऐसे जो अनुमोदित कीटनाशक नहीं है, कभी कभी उनसे नुकसान होने की भी आशंका होती है। ठीक है, और जब भी कीटनाशक लें आप दवाई की दुकान से, अच्छी भरोसे वाली दुकान से लें, क्योंकि नकली दवाइयां भी आ रही हैं बाजार में जो कि सस्ती मिलती हैं, और जो प्रचलित दवाई हैं उनके नाम से मिलता जुलता नाम उनका होता है। तो कृपया वो न लें, और एक्सपायरी डेट देके बिल लेंगे अगर पक्का तो आपको नकली दवाई मिलने की चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। हम लोग जितनी पानी की मात्रा बोलते हैं कि अगर आपकी फसल 1 महीने से बड़ी हो गई है तो पानी की मात्रा आपको कोई भी कीटनाशक डालने के लिए करीब करीब 400 से 450 लीटर 1 हेक्टेयर में लगता है। तो इतना पानी तो आप जरूर डालें। अगर आप ट्रैक्टर से छिड़काव कर रहे हैं या नैपसेक स्प्रेयर से कर रहे हैं तो इतना पानी लगता है। हाँ, अगर आप पावर स्प्रेयर से, जो मोटर वाला है, इंजन वाला है, उससे अगर स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें 100 से 120 लीटर में काम हो जाता है। दवाई उतनी ही रहेगी, दवाई में कमी नहीं करना है। और दूसरा, एक जो साथी अभी हमारे सॉलिडरी डाइट से जुड़े हुए हैं या हमारे साथियों ने मोबाइल ऐप उनको डाउनलोड करवाया है, वो देख सकते हैं अगले 3 दिन का, 7 दिन का या 10 दिन में क्या मौसम रहने वाला है। तो ये देख लें कि अगले आज के दिन भी जो पूरे घंटे भर का उसमें विवरण रहता है कि आज पानी तो नहीं आने वाला है, बरसात तो नहीं होने वाली है, हवा कितनी तेज होने वाली है। तो ये सब आंकड़े देखने के बाद ही आप खेत में स्प्रे करने के लिए जाएं। कई बार अभी किसानों से बात होती है जब वो बोलते हैं कि खरपतवार नाशक डाला हमने सर, उसका असर नहीं हुआ। फिर मैंने पूछा उनसे, जबकि कैसे डाला, खुला था मौसम, उन्होंने ऐसे हल्का हल्का पानी आ रहा था और हमने जब डाला तो खूब तेज पानी आ गया। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि आपने कोई दवाई डाली हो, खरपतवार नाशक हो, फफूंद नाशक हो या कीटनाशक हो, अगर एक तो बरसते पानी में छींटे, मामूली से ही छींटे आ रहे हो, आप डाल रहे हैं, तो वो थोड़े थोड़े पानी से भी पत्ती की सतह से तो धुल जाएंगे। जब तेज बरसात आएगी तो वो जमीन में से भी बह के निकल जाएंगे। तो कम से कम जब सुविधा है हमारे पास में मौसम की जानकारी लेने के लिए, तो कृपया उसका उपयोग करें। और दूसरी एक और चीज जो मेरे को थोड़ी सी परेशान कर रही है इस साल, वो ये कि हम लोगों ने कुछ विशेष परिस्थिति के लिए कॉम्बिनेशन वाले, मतलब जो कंपनी की तरफ से 2 इंसेक्टिसाइड मिलके आ रहे हैं, उनकी अनुशंसा की है।
अब कुछ किसान भाई जो बहुत अति उत्साही हो जाते हैं, वो पहला स्प्रे ही वैसे कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड का कर दे रहे हैं। सोलोमोन का कर दिया, अलीका का पहले स्प्रे कर दिया, अलीका में और प्रोफेनोफास मिला दिया, सोलोमोन में साइपरमेथ्रिन मिला दिया, अपनी मन मर्जी से उसका मिश्रण बना के, कॉकटेल बना के उपयोग कर रहे हैं। अरे जब कंपनी वाले ऑलरेडी आपको 2 इंसेक्टिसाइड मिला के दे रहे हैं तो उसमें तीसरा क्यों मिलाना, और 2 इंसेक्टिसाइड वाला मिला कीटनाशक भी अभी से क्यों डालना, जबकि फसल आपकी छोटी है, उसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब खर्चा तो कभी कभी आप लोग खुद ही बढ़ाते हैं इसका, तो कृपया ऐसा न करें। और ये जो कीटनाशक है खासतौर से कॉम्बिनेशन वाले 2 इंसेक्टिसाइड वाले, इनको हमने अलग अलग परिस्थितियों के लिए रखा हुआ है। तो पहले तो आप सिंगल वाले इंसेक्टिसाइड यूज करें और उनसे कीड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बाद में जब परिस्थिति बनती है तब उसमें पूर्व मिश्रित कीटनाशक डालें आप। ये मैं हमेशा कहता हूं कि जो दवाइयों के डब्बे होते हैं, खाली पैकिंग होती है, उनको घर के उपयोग में कभी भी न लें। खेत पे रखें उनको, खेतों का पानी, स्प्रे के लिए पानी वानी लाना ले जाना हो वो करें आप उसमें, लेकिन घर में किसी भी उपयोग में न लें। और किसी मजदूर को या किसी किसान भाई को दवाई डालते समय कोई परेशानी हो, स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, घबराहट हो रही हो, उल्टी आने लगे या आंख में हाथ पांव पे जलन होने लगे, तो सबसे पहले तो उसका हाथ पैर अच्छे से धुलाइए, मुंह धुलाइए, उसको खुली हुई जगह में लेके लंबी लंबी सांसें लेने को बोलिए उसको, और फिर तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए उसको। ये कुछ भी कहें, ये सब जहरीले पदार्थ होते हैं और इनका हम पर भी, मनुष्यों पर भी असर होता है। तो इनका उपयोग एक तो सावधानी से करना चाहिए, और कभी दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति बनती है तो उसका तुरंत प्राथमिक उपचार कराना चाहिए। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग कीटनाशक लिखे हुए हैं। जो शुरुआत की अवस्था में कीड़ा आते हैं, अब तो खैर ये इसका समय चला गया, लेकिन फिर भी अगले साल आपको काम आएगी ये जानकारी कि अगर बीजोपचार कर देते हैं तो शुरुआत की अवस्था में जो कीड़े लगते हैं उनसे निजात पा सकते हैं हम। और शुरुआत में ही हमने कहा कि क्लोरांट्रानिलिप्रोल, कोराजन का उपयोग या कॉस्को या कवर का उपयोग कर लेते हैं तो एक लंबे समय तक इल्लियों से बचाव मिलता है। फिर बाद में हम ये कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड जिसमें थायमिथॉक्सम है, लेम्डासाइलोथ्रिन है, बीटा साइफ्लोथ्रिन, इमिडाक्लोप्रिड, और एक और दवाई है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, लेम्डासाइलोथ्रिन प्लस क्लोरांट्रानिलिप्रोल, 3 है ऐसे कॉम्बिनेशन वाले जिनको कि सोयाबीन के लिए रिकमेंड किया गया है। ठीक है, इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर इल्लियां जैसे जैसे बड़ी हो जाती हैं, एक स्थिति मैंने आपको बताई थी अभी की जिसमें कि बहुत सारी पत्तियां खा गए थे, है ना। अब वो पत्तियां खा गए हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस तो कम होगी, लेकिन अगर इल्लियों को हमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर वो फलियों को भी अटैक करने लगेंगे। तो ऐसी बड़ी इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए आपको दूसरे इंसेक्टिसाइड जिसमें कि स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट एक्शन होता है, लेम्डासाइलोथ्रिन डाला आपने, इंडोक्साकार्ब डाला, अभी ये प्रोफलानिलाइड आ रहा है इसको डाला, टेट्रानिलिप्रोल है, ये गडल बीटल के लिए भी काम आता है, फ्लूबंडियामाइड भी, दोनों इसके जो फॉर्मुलेशंस हैं अलग अलग वो अच्छे काम आते हैं। मतलब इतने सारे कीटनाशक हैं, इनमें से आप किसी का उपयोग करें, बदल बदल के उपयोग करें। जो पहले डाल दिया है, जिन किसान भाइयों ने कोराजन पहले डाला है चाहे खरपतवार नाशक के साथ में या फूल आने से पहले, वो दोबारा कोराजन न डालें, किसी भी हालत में न डालें उसको। अब आपके लिए उपलब्ध दूसरे कीटनाशक हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर हम एक कीटनाशक का बार बार उपयोग करेंगे तो ये तो निश्चित बात है कि आने वाले समय में उसका प्रभाव कीड़ों पे कम होता जाएगा, उसका असर उतना नहीं मिलेगा जैसा कि कुछ कीटनाशकों के साथ होता हुआ हम देख रहे हैं अभी। गडल बीटल के लिए थाइक्लोप्रिड एलांटो के नाम से आता है, प्रोफेनोफॉस भी अच्छा काम करता है गडल बीटल के लिए, टेट्रानिलिप्रोल नई दवाई है, वायगो के नाम से आती है, इनका उपयोग करें। गडल बीटल के साथ इल्ली है तो इमामेक्टिन बेंजोएट दोनों पे काम करेगा। ठीक है, इसके साथ में फिर ये जो कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड है उनको डालना चाहिए।
तो ये हमने एक विशेष परिस्थिति के लिए किया। मैंने तो यहाँ लिखा सिर्फ गर्डल बीटर और इल्लियों के साथ में, लेकिन ये आमतौर पे पत्ती खाने वाले, अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी की बात करें तो पत्ती खाने वाली इल्ली, तना छेदक कीट जिसमें कि गर्डल बीटल और तना मक्खी आते हैं, रस चूसने वाले कीट जिसमें कि सफेद मक्खी आते हैं, एफिड्स आते हैं, जैसिड्स आते हैं। तो ये दोनों तीनों तरह के जो ग्रुप हैं इनको कंट्रोल करने के लिए सक्षम है ये कॉम्बिनेशन वाले कीटनाशक। तो इनका प्रयोग जब ऐसे सारे तरह के कीट खेत में दिखने को मिले हमें, तब इनका प्रयोग करना चाहिए। और अन्यथा जो कीट एक सिंगल कीटनाशक से कंट्रोल हो जा रहा है उसके लिए कॉम्बिनेशन वाले की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये भी वही है, सूक्ष्म जीव आधारित तो अब मिलने की इसकी प्रॉब्लम है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम। बस धन्यवाद, यही कहना चाहता था मैं भी। अब अनिल जी अपन इनके क्वेश्चन आंसर ले लें, क्वेश्चंस ले लें कुछ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।